हो गया। सम्मानित समस्त देश प्रेमियों, आज हम भारत भारती के 30वें अलंकरण समारोह का तीसरा खंड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पूर्व पहले खंड में मैंने विस्तार से बताया था कि संस्था ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 113वीं जन्म दिवस पर चिरंजीवी घोषित किया है और यह उपाधि के लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों तक ज्ञापन के द्वारा संदेश भिजवाया। दूसरे खंड में हमने आपको नेताजी के चिरंजीवी होने के उपलक्ष्य में नेताजी पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया और उस पखवाड़े में विभिन्न क्षेत्रों के समस्याएं और राष्ट्र की दुर्दशा के कुछ पक्ष और हमारे जनपद की कुछ कमियों को पूरा करने का भारत भारती ने प्रयास किया। इस तरह हमारा दूसरा खंड समाप्त हुआ और आप लोग दोनों से परिचित हुए। आज तीसरे खंड में हम संस्था के वास्तविक प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को होने वाले अलंकरण समारोह पर चर्चा करेंगे। इस अलंकरण समारोह का मुख्य उद्देश्य हमारा प्रथम प्रयास रहता है कि हम अपने देश, अपने जनपद के माटी से पैदा हुए उन दिवंगत या जीवित महापुरुषों से आपको परिचित कराएं, जिनको या तो आप जानते नहीं और यदि जानते भी थे तो भूल चुके थे। उनकी याद भी ताज़ा होगी और उनको, उन महापुरुषों को भारत भारती ने जनपद के सबसे बड़े सम्मान सुल्तानपुर रत्न से विभूषित करती है और इससे हम अपने वीर सपूतों को, अपनी धरती के उन लालों को सम्मान देते हैं जिन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण भाग या कुछ भाग अपनी रचनाओं से, अपने कर्मों से, अपने त्याग से, अपनी उपलब्धियों से जनपद सुल्तानपुर का गौरव बढ़ाया। आज से पूर्व के सुल्तानपुर रत्न के जिन व्यक्तियों, जिन शख्सियतों को जनपद संस्था भारत भारती ने सम्मानित किया है, उनसे आप परिचित हो चुके हैं। आज हम उन व्यक्तित्वों का परिचय कराएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। उनके कर्मों को हम चार चांद लगाएंगे अपने भारत भारती द्वारा स्थापित विभिन्न अलंकरणों से। सर्वप्रथम सुल्तानपुर रत्न हमारे जनपद का सबसे महत्वपूर्ण अलंकरण है। इस अलंकार के प्राप्ति के बाद जनपद सुल्तानपुर का कोई दूसरा सम्मान इससे बड़ा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जनपद का
ऐसा सपूत जिसे किसी संस्था ने सार्वजनिक स्वीकृति के बाद सुल्तानपुर रत्न देती आई है। इसलिए हम उन सभी महानुभावों को जिनको यह सम्मान दे चुके हैं उनके प्रति पुनः सम्मान प्रेरित करते हैं और आज के अलंकरण समारोह में जिन महाविभूतियों का सम्मान होना है या हो चुका है, ये कहिए उनसे परिचय कराएंगे। सर्वप्रथम सुल्तानपुर रत्न से हमारे जनपद के सिने जगत के एक ऐसे गुदड़ी के लाल जिनको आम आदमी या तो जानता नहीं था या वो खुद को जराना नहीं चाहते थे। गुमसुम जिंदगी गुजारते हुए अपना योगदान अपने गुणवत्ता से सिने जगत को उन्होंने सारगर्भित किया। ऐसे हमारे नगर से थोड़ी ही दूर पर एक गांव जिसे हम गांव का शहर का ही एक अंग मान सकते हैं, वहाँ के रहने वाले फिल्मों के संवाद लेखक ताबिश सुल्तानपुरी ने फिल्मी दुनिया से अपने संबंध को हमेशा रोटी कमाने के जरिए तक सीमित माना। दर्जनों फिल्मों के लिए संवाद लेखन करने वाले ताबिश सुल्तानपुरी साहब का पहला और आखिरी प्यार सबरी से था। निधन से कुछ पहले उन्होंने कहा था कि शायरी मेरे लिए सब कुछ है। शायरी के वो बहुत ही विद्वान शख्सियत थे। उन्होंने सिनेमा जगत में ताजमहल, बहू बेगम जैसी फिल्मों में संवाद लिखा और ये फिल्में फिल्म जगत की सबसे हिट फिल्म मानी जाती। आज भी कुछ जगहों पर इन फिल्मों के संवाद को टीवी चैनलों के उद्घोषक उदाहरण देकर पेश करते हैं। इस तरह एक ईमानदार रचनाकार ताबिश साहब ने अपने को साबित किया। बचपन में थोड़ा अभावग्रस्त जिंदगी इन्होंने बिताई। तपती दहकती जिंदगी को धूप में साए में तलाश 20 मई को तपती दोपहर में सुल्तानपुर के मौजा तियरी की एक तंग अंधेरी कोठरी में जन्मे ताबिश साहब जिंदगी अंधेरे से लड़ने की बीती 13 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया। अपने बारे में उन्होंने कहा था, दूर दूर तक सहारा नहीं है, भीतर की आग से खूबसूरत शायरी के फूल खिले और फिर दुनिया अब्दुल रशीद को ताबिश के नाम से जानने लगी। यानी इनका अपना खुद का जो बचपन का नाम था वो अब्दुल रशीद था। बाद में इनको टाइटल के रूप में अब्दुल ताबिश कहा जाने लगा। इस तरह इनकी रचनाओं में भोजपुरी, बलमा भी नादान,
मटिया में सोना जैसी कई फिल्म हिस्से में आई। हैरान जैसी कई अभिनेत्रियों हेलन जैसी कई अभिनेत्रियों ने को हिंदी पढ़ाई। इस तरह ताबिश साहब एक आकाश में एक अच्छे चमकते दमकते तारे की तरह थे। इनकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा जो माहौल था वो अपने में ये हर तरह से संतुष्ट रहते थे। अकेले बैठकर भी ये गुनगुनाया करते थे। इस तरह इनकी जो फिल्मों में इनका संवाद लिखा गया वह निश्चित रूप से कभी न मिटने वाली स्याही है। ऐसे विद्वान को यह समाज फिलहाल भूल चुका था। भारत के खोज में जब यह शख्सियत का परिचय हुआ तो भारत भारती ने ताबिश साहब को सुल्तानपुर रत्न देने का निर्णय लिया और 23 जनवरी 2011 को उनका यह सम्मान उनके पुत्र कामिल फरोग साहब ने स्वीकार किया। इस तरह से सुल्तानपुर रत्न की श्रेणी में एक शख्सियत भारत भारती में और जुड़ी और हमको नाज है कि ऐसे गुदड़ी के लाल हमारी सरजमी पर पैदा होते रहे और सुल्तानपुर का गौरव बढ़ाते रहे। उसी क्रम में संस्था ने संगम लाल जी को सुल्तानपुर रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया। बहुत खोजने बिनने जानने के बाद भी उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति संपर्क में नहीं आ सका। संगम लाल जी के विषय में यह चर्चा है और जानकारी है कि हमारे नगर का जो सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह घंटा घर है, उस घंटा घर के नींव रखने में बनवाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। वह देश के आज़ादी के एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उनका योगदान, उनका प्रतीक आज भी सुल्तानपुर चौक में खड़ा घंटा घर उनकी याद दिलाता है। ऐसे शख्सियत को भी सुल्तानपुर रत्न से भारत भारती ने नवाजा। जो उनके परिजनों को हम उनका सम्मान नहीं सौंप सके, वह सम्मान भारत भारती के पास ही धरोहर है, लेकिन उनके परिजनों का कहीं दूर दूर तक पता नहीं चल सका। ऐसे दो सुल्तानपुर रत्न के सम्मानित करने वाले व्यक्तियों का मैंने परिचय दिया। इसी क्रम में हमारा दूसरा जो सामाजिक रत्न है वो लोकमणि है। लोकमणि खास तौर से प्रकृति से जुड़े हुए कलाकारों, भूमि से जुड़े हुए किसानों, शिल्पियों और संगीतकारों जैसे व्यक्तियों के लिए निर्धारित है। इस सम्मान में हम प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र, अंग वस्त्र के साथ साथ 10,000 रुपये की नगद धनराशि देते हैं, संस्था देती है। उसी क्रम में
संस्था भारत भारती ने इस वर्ष कृषि से जुड़े हुए रामकीरत मिश्र को कृषि की उपलब्धियों के लिए भारत भारती ने उनको लोकमणि से सम्मानित किया और नगद धनराशि 10,000 रुपये देकर उनका उत्साह बढ़ाया। और यह जानकर आपको प्रसन्नता भी होगी कि इनके कृषि अन्वेषण की उपलब्धि इस कद्र बढ़ी कि इनको कृषि रत्न से उत्तर प्रदेश सरकार ने नवाजा और एक नहीं अनेकों बार इनको प्रदेश में, देश में व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विदेश भी गए और इनको कृषि खोज, फसल में फसल की किस्म बदलने में, फसलों में नए किस्म पैदा करने में और फसलों के उत्पादन बढ़ाने में इनका जो योगदान है, आज भी वो हैं हमारे जनपद में और जनपद की गौरव भी बढ़ा रहे हैं, कृषि का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। सब्जियों, अन्नों, अन्य सभी फसलों में नए नए आविष्कार करके इन्होंने नए नए तरह के किस्म की फसलें उगाने का श्रेय प्राप्त किया है और उससे ये पूरे देश में जहाँ कहीं भी कृषि के विद्वानों की सभाएं होती हैं, मीटिंगें होती हैं, सरकार को सुझाव लेना होता है तो इन्हें ससम्मान सरकारी विभाग से संबद्ध कृषि विभाग के लोग इनको ससम्मान अपने प्रदेश में और देश में बुलाते हैं। आने जाने का यात्रा भाड़ा, रहने सहने की पूरी व्यवस्था और एक दो बार तो ये विदेश भी गए हैं जिसका पूरा आय व्यय, आने जाने रहने सहने का खर्च भारत सरकार ने उठाया है। ऐसे महान विभूति को सम्मान की श्रेणी में सबसे पहले भारत भारती ने ही चुना और उनको लोकमणि से विभूषित किया। हमारे इस विभूषित करने के बाद उनकी जो ख्याति सूर्य के किरणों की तरह फैली वह आज भी लोगों को प्रकाशित कर रही है। हमारी मातृभूमि की उपजाऊ ज़मीनें उनके आविष्कार से अधिक पेट भरने का अन्न दे रही हैं। इसलिए ऐसे महान रामकीरत मिश्र को भारत भारती सम्मान देकर अपने उस रत्न का भरण कर रही है जिसको हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे महान सपूत हमारे जनपद के कृषि वैज्ञानिक नहीं हैं लेकिन वैज्ञानिकों से अधिक लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे रामकीरत जी को हम दीर्घायु होने की कल्पना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो अधिक दिनों तक जीवित रहें और अपनी सेवा राष्ट्र को, समाज को, किसानों को देते रहें। इस अलंकरण के बाद हमारे अलंकरणों में लोक रत्न का सम्मान आता है। लोक रत्न का सम्मान समाज के बौद्धिक वर्गों के लिए निश्चित किया गया है।
इस सम्मान में हमारे पत्रकार, डॉक्टर और साहित्यकार, दूसरा अन्य किसी भी मार्ग से देश की सेवा करने वाली शिक्षक गण या शिक्षण संस्थाएं हमारे इस अलंकरण के परिधि में आते हैं। इस अलंकरण में भी प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र, प्रमाण पत्र के साथ साथ 5,000 रुपये का नगद धनराशि देकर उनको प्रोत्साहित किया जाता है। इस वर्ष उन रत्नों में क्रम वाइज मैं बता रहा हूँ। हमारे समाज के, हमारे जनपद के सबसे जागरूक पत्रकार, जो पैदल कंधे पर झोला लटकाए दर दर जन जन संस्थाओं से, विभागों से, अधिकारियों से मिलकर समाचार इकट्ठा करते थे और उन समाचार को पत्रों में देते थे, जिससे उनकी कलम से लोग भयभीत रहते थे कि इनके कलम न मालूम कौन सी संदेश दे जाए और हमारे लिए वो कारण बन जाए। ऐसे वयोवृद्ध, कर्मठ पत्रकार, जिनको मैं बड़े आदर से जिनका नाम बता रहा हूँ, श्री रामकृष्ण जायसवाल जी को भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित जरूर किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक टाइटल और उनके साथ जोड़ी, जो इस सृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसको परमात्मा का पत्रकार यानी नारद कहा जाता है। हमने अपनी भाषा में उनको नारद ही मानकर इस पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित किया और उनको कोई ऐसा नागरिक नहीं है जो पत्रकारिता के रूप में उनको न जानता रहा हो। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब मैंने सम्मान दिया था तब हमारे मंच पर थे। उन्होंने हमारा सम्मान स्वीकार किया और उनको सम्मान देने में हमारे उस आयोजन के मुख्य अतिथि प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक अग्निशमन डॉक्टर हरीशचंद्र जी के कर कमलों द्वारा वह लोक रत्न उपाधि से सम्मानित हुए। यह भी एक जनपद के लिए गौरव का विषय था। उसी क्रम में अलीम शेख टीवी चैनल के पत्रकार थे। इन्होंने भी अपनी कार्यशैली से एक चिराग जलाया और लोगों में यह विश्वास जमा कि अलीम शेख जी की रिपोर्ट जो चैनल में आती है तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सत्यता से परिपूर्ण होती है। ऐसे टीवी चैनल के पत्रकार अलीम शेख को भी लोक रत्न से सम्मानित किया गया। उसी क्रम में कवि के रूप में कहूँ, शायर के रूप में कहूँ या अद्वितीय विद्वान मानकर कहूँ, जिनकी कविता, जिनकी शायरी केवल शब्दों की शायरी नहीं है, वो एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि हैं
जिनको यदि अपनी भाषा में या भारत भारती के चयन की भाषा में कहूँ तो उनकी रचना पत्थर पर धूप जमा देने जैसी है। उन समयानुकूल समयोचित समय के अनुसार उनकी रचनाओं में ऐसे ऐसे व्यंग, ऐसे ऐसी स्पष्टवादिता दर्शाई जाती है कि सुनने वाले का मन मस्तिष्क का रक्त स्वयं से दौड़ने लगता है। उनकी एक से एक रचनाएं, अभी तक मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने अपनी रचनाओं से 14 पुस्तकों का विमोचन कराया है। और सुल्तानपुर में तो इनकी महत्ता कम है, क्योंकि कहा यह जाता है, जैसा कि हमारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक कहावत है कि घर की मुर्गी साग बराबर। वो चूंकि सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं और एक साधारण व्यक्तित्व है, उनका ओढ़ना बैठना, पहनावा ओढ़ावा, घर का रहन सहन सब कुछ इतना साधारण है कि उन्हें कोई ये नहीं कह सकता कि वो फक्कड़ कबीरदास नहीं। न उनको किसी सम्मान की चाह होती है, न किसी प्रशंसा के वो लोभी होते हैं। और अपनी रचनाओं में मैं ये कहूँ बिहारी जी के शब्दों में कि गागर में सागर भरने की क्षमता उनकी है। उनकी हर रचनाएं, हर पंक्तियां मनुष्य को झकझोर देती हैं। ऐसे कवि जिनको हम सादर नमन करते हुए नाम से परिचय करा रहे हैं, श्री डॉक्टर D.M. मिश्र साहब के नाम से जाने जाते हैं। इनकी चर्चाएं, इनकी रचनाओं की विषय की मंथन दिल्ली से लेकर बड़े बड़े महानगरों में होती रहती हैं। बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बड़े बड़े कवि गोष्ठियाँ होती हैं, शायरी होती हैं। इनमें इनकी रचनाएं एक उदाहरण पेश करके आती हैं। ऐसे महारचनाकार, महान साहित्यकार को हम अपने जनपद का सपूत मानते हुए लोक रत्न से भारत भारती ने सम्मानित किया। इसलिए हमारे चयन में हम बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि न हो जिससे ये लगे कि मैंने चापलूसी करता हूँ, मैं किसी को खुश करने का प्रयास करता हूँ, मैं किसी के बगलगीर होना चाहता हूँ। ऐसा संस्था इन सब समस्याओं से बचना चाहती है, बचती आई है अभी तक। ईश्वर की यदि कृपा रही तो आगे की यात्रा भी मेरी भारत भारती की इसी तरह पवित्र रहेगी। इसी क्रम में श्री प्रकाश विजय, एक साधारण व्यक्ति, अपने जीवन की परवाह नहीं करके उन्होंने प्रकृति से लुप्त होती हमारे घर में बसने वाली मीठी सीधी साधी चूं चूं करती, आंगन में बिखरे हुए चावल के दाने चुंगती गौरैया पक्षी को बचाने का मुहिम इन्होंने छेड़ रखा, शुरू किया। लोगों के सहयोग से इन्होंने कृत्रिम घोंसलों का चलन पेश किया। और यही नहीं कि केवल सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर के बाहर भी अन्य जिलों, मैं समझता हूँ फैज़ाबाद मंडल, सुल्तानपुर, लखनऊ मंडल, दूर दूर तक इनका ये प्रयास विद्यालयों के द्वारा
विद्यार्थियों के माध्यम से, शिक्षकों के आशीर्वाद से, शिक्षकों के सहयोग से इनका ये भगीरथ प्रयास आज तक चल रहा है। और यह भी एक बहुत बड़ी सेवा है कि प्रकृति में लुप्त होती एक पक्षी जो हमारे घर आंगन में घोंसले बनाया करती थी, च्यूं च्यूं करती थी, बच्चे देखकर खुश होते थे, हमारे घर आंगन की वो एक खिलौने थी, वो लुप्त होती गौरैया के बचाने में प्रकाश विजय साहब का योगदान भी अद्वितीय है। उनको भी लोक रत्न से सम्मान दिया गया। इसी क्रम में हमारे जनपद नहीं, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली शिक्षण संस्था सरस्वती विद्या मंदिर झारखंड। झारखंड का मतलब झारखंड प्रदेश नहीं, हमारे ज़िले की ही एक तहसील कादीपुर में एक मोहल्ले का नाम झारखंड है। उसी झारखंड के स्थान पर एक सरस्वती विद्या मंदिर की यूनिट है। और यह संस्थान अपने आप में इसलिए विशिष्ट है कि यहाँ की शिक्षा प्रदेश भर में जानी जाती है। यहाँ का रिजल्ट, यहाँ के बच्चे, कोई ऐसा वर्ष नहीं आता कि यहाँ के बच्चे 10 प्रथम श्रेणियों में उनका स्थान न रहता हो। कभी कभी तो जनपद सुल्तानपुर के सभी विद्यालयों में सर्वोच्च सफलता का अंक इसी विद्यालय को मिलता है और आज भी उसी क्रम में अग्रसर है। ऐसे विद्यालय को संस्था भारत भारती ने लोक रत्न से सम्मानित किया। उसी क्रम में हमारे जनपद में एक बहुत बड़ी दुर्गा पूजा का आयोजन विगत लगभग 53 वर्षों से हो रहा है। और जहाँ तक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कलकत्ता में मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा के बाद सबसे बड़ी दुर्गा पूजा सुल्तानपुर में मनाई जाती है। और इस आयोजन में, इस पूजा में जो लगभग 10 दिन का आयोजन होता है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं पंडालों में लगाई जाती हैं। कुछ पंडाल तो ऐसे हैं जिनमें लगभग 5-5 लाख रुपए का पंडाल और मूर्तियाँ संयोजित की जाती हैं। और इन सभी पंडालों की अलग अलग संरक्षक संस्थाएं हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के एक केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति जो पूरे दुर्गा पूजा के सभी तरह के वातावरण का वर्णन करती है, सुरक्षा का, सजावट का, विद्युत का या अनयोचित किसी तरह के आपराधिक क्रिया में शामिल लोगों का, इस तरह से ये हर तरह का संघर्ष, हर तरह का संरक्षण केंद्रीय दुर्गा पूजा करती। उस केंद्रीय दुर्गा पूजा में हमारे नगर के 2 विशिष्ट व्यक्तित्व संरक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में दुर्गा पूजा का देखभाल करते हैं। वृद्ध अवस्था में भी रात रात भर
जाग कर, एक दिन नहीं 10-10 दिन रात रात भर जाग कर दुर्गा पूजा के संपूर्ण संयोजन का संचालन करते आए हैं। और ये इतिहास है कि आज तक दुर्गा पूजा में किसी प्रकार का ऐसा अप्रिय घटना नहीं घटी जिससे दुर्गा पूजा की बदनामी हो। इस सब का श्रेय उन दो रक्षकों, संरक्षकों, अभिभावकों के रूप में श्री राधे रमन वैद्य जी और जनपद के धनाढ्य परिवार के श्री राजेंद्र प्रसाद सेठ जी, जिनको आम भाषा में हमारे जनपद में हर लोग उन्हें रज्जन बाबू के नाम से पुकारते हैं। इन दो व्यक्तियों के इस प्रभुत्व को, उनके संचालन को, उनके संरक्षक की जिम्मेदारी को देखते हुए भारत भारती ने इन दोनों लोगों को लोक रत्न से सम्मानित किया और अपने नियमानुसार 5,000 रुपये की धनराशि संयुक्त रूप से दोनों लोगों को 2,500 करके दिया गया। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इन दोनों व्यक्तियों ने वह धनराशि भारत भारती द्वारा जो दी गई थी उसमें कुछ धनराशि अपने व्यक्तिगत फंड का मिलाकर भारत भारती के सेवार्थ उन्होंने वापस कर दिया। ये बहुत बड़ी उनकी एक दूरदर्शी सोच थी, उनका त्याग था। इस तरह इससे पूर्व भी दो एक विभूतियों ने हमारे दिए हुए धन को वापस किया है। हम इनके प्रति तहे दिल से नतमस्तक हैं। इन दोनों लोगों में आज की तिथि में, उस समय जब मैंने सम्मान दिया तो दोनों व्यक्तित्व हमारे मंच पर उपस्थित थे, जिनकी फोटो मैंने आपके आज के कार्यक्रम में पहले ही भेज दी है। लेकिन उनमें से विगत 2 वर्ष पहले श्री राधे रमन वैद्य जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका देहावसान हो गया। देहावसान होने के बाद उनका मूल्यांकन करते हुए भारत भारती ने पुनः लोक रत्न के साथ साथ उनको मरणोपरांत सुल्तानपुर रत्न का सम्मान भी दिया। और हमारे बीच उन दोनों में से बाबू रज्जन बाबू आज भी हमारे बीच हैं और पिछले 2 दुर्गा पूजा से वो अकेले इस दुर्गा पूजा के संरक्षक का पदभार संभाल रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, जनता उनके प्रति कृतज्ञ है, माँ भवानी की उनके ऊपर कृपा है और हमारी अभिलाषा है कि वो दीर्घायु हों और जन्म जन्मांतर तक माँ भगवती की इसी तरह सेवा करते रहें। हम ऐसे महानुभावों को चरणों में अपना नतमस्तक झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही लोग हमारे समाज में आते रहें और समाज का संरक्षण करते रहें। इसी क्रम में हमारे जनपद के एक डॉक्टर, जिनको बड़े सम्मान के साथ लोग अर्पित गर्ग के नाम से जानते हैं, अर्पित गर्ग के पिताजी भी अपने पुत्र के लिए एक धरोहर छोड़ गए, निस्वार्थ सेवा की। इनके पिताजी भी बड़े ही कर्मयोगी थे। जिस समय वो अपनी गरिमा पर थे उस समय सुल्तानपुर में केवल 2 पाश्चात्य
संस्कृतियों की संस्थाएं रोटरी और लायंस कार्यरत जनपद में थीं। निजी स्तर की कोई भी संस्थाएं भारत भारती से पूर्व जनपद सुल्तानपुर में नहीं थीं। ये इनके पिताजी रोटरी क्लब में रहकर जनमानस की जो सेवा करने की नींव डाली वो बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही अनुकरणीय रही। इनकी धर्मपत्नी भी, मेरा जहाँ तक ख्याल उनका नाम सरोज गर्ग था, उन्होंने भी अपने पति के साथ और अपने पति के न रहने पर भी समाज की सेवा करने में अग्रणी रहीं। अपने माँ बाप की उस धरोहर को निभाते हुए डॉक्टर अर्पित गर्ग ने भी निस्वार्थ सेवा करने का व्रत लिया और वो उसमें सफल रहे। उनको भी संस्था भारत भारती ने लोक रत्न का सम्मान दिया। उनका ये कहना था कि पुण्य कर्म करने वालों को सम्मान की क्या ज़रूरत, और वो हमारे आयोजन में सम्मान लेने इसीलिए नहीं आए। लेकिन भारत भारती ने घोषणा कर चुकी थी। भारत भारती घोषणा करने से पहले किसी व्यक्ति ऐसे विभूतियों से संपर्क नहीं करती। जब वह समाचार पत्रों में अपने चयनों की प्रस्तुति सार्वजनिक करती है, उसके बाद ही ऐसे व्यक्तित्वों को ये पता लगता है कि हमारा संस्था भारत भारती ने मुझे इस योग्य समझा है। इसलिए उन्होंने आभार प्रकट करते हुए सम्मान लेना उचित नहीं समझा। इसलिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। भारत भारती उनके प्रति नतमस्तक है। इसी क्रम में लोक रत्न की इनसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बाद अब हम आपको एक एसओजी टीम से परिचय कराएंगे। यद्यपि पुलिस के लिए समाज की मनोवृत्ति बहुत खराब हो चुकी है। समाज ने एक अवधारणा बना रखी है कि पुलिस जनमानस की मित्र नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने लगभग हर दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष भारत भारती ने किसी न किसी ऐसे पुलिस कर्मचारी, अधिकारी का सम्मान किया है जो समाज के लिए एक उदाहरण पेश किया। उसी क्रम में इस वर्ष हमने एसओजी टीम ने जो गैस एजेंसी लूटकांड और सनोबर अपहरण कांड के पर्दाफाश के लिए पूरे जनपद में जानी गई और सरकारी कर्मचारियों के लिए हमारा भारत भारती का जो सम्मान है, उस सम्मान को लोक भूषण कहते हैं। इस लोक भूषण के सम्मान में हम भारत भारती 2500 रुपये नकद, प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र व प्रमाण पत्र देती आई है। उसी क्रम में हमने एसओजी टीम को लोक भूषण से सम्मान दिया और यह सम्मान टीम के इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने ग्रहण किया। इस तरह भारत भारती का यह अलंकरण समारोह जो 3 खंडों में आपके सामने प्रस्तुत किया गया, उसका ये अंतिम खंड है। हम ऐसे व्यक्तियों को चयन करते हैं जो हर क्षेत्र से शामिल रहें और जिस भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, गरीब हो, कैसा भी हो, यदि उसने समाज के लिए कोई प्रेरणा प्रस्तुत की है तो हमने नगर पालिका के स्वीपर, चपरासी, जिला अस्पताल के नर्स से लेकर
प्रदेश के और देश के सर्वोच्च अधिकार प्राप्त आईएएस और पीसीएस को भारत भारती ने सम्मानित किया है, जिसमें सबसे चर्चित नाम प्रदेश के आईएएस धर्म सिंह रावत जी का था। हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री पुलक चटर्जी, उस समय के पुलिस अधीक्षक श्री वीएन राय साहब, इस तरह से देश प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारियों को भी हमने इसी श्रेणी में सम्मान दिया और उसे लोगों ने स्वीकार किया। हमारे इस सम्मान में, हमारे इस चयन में, हमारे इसमें किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार की चमचेगिरी, किसी प्रकार की जात भाई भतीजावाद, इस सबसे संस्था मुक्त है, मुक्त रहने की उम्मीद करती है। और अब आगे का एपिसोड आपको के सामने कल या जब भी सुविधा होगी पेश किया जाएगा। इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।